कर दिया शुरू। ओके, ये 4 एंट्रीज आपको याद होंगी बायोलॉजिकल एसिड के। बस ये नोट्स कोई मसला नहीं, छोड़ो, बाद में ले लेंगे ये लोग। अभी तक के जो पढ़ाया है उसका लिस्ट बना के दे दिए। ये IS 41 का भी है ना इसमें, IS 38 के बांट रहे हैं। वो IS 41 वाला सफ़ा भी था। चलो खैर है, अब दोनों हैं, ठीक है, चलो खैर है, कल सही। अच्छा भाई इधर देखें, जो पहला सवाल हमने क्लास में किया था, तो बायोलॉजिकल एसिड खरीदते ही लॉस क्यों आया था? क्योंकि कॉस्ट टू सेल भी तो थी ना, पहला सवाल है क्लास में, जिसमें कैरेज भी थी, कॉस्ट टू सेल की वजह से लॉस आ गया था। अच्छा, दूसरी बात, फिर बायोलॉजिकल एसिड बॉर्न हुआ था तब भी गेन आया था, तब लॉस नहीं आया था, तब गेन आया था। फिर उसके बाद हमने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हार्वेस्ट की थी, उस वक्त भी गेन आया था। इन सारे गेन्स या लॉसेस को कहाँ लेके जा रहे हैं? P&L में लेके जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ने को कहा था घर से, पता नहीं आप पढ़ के आए नहीं आए। 1 से 2 मिनट लगाएं और इसको खत्म करें। पेज नंबर कौन से? 490। मेजरमेंट, किन किन चीजों को मेजर करना है? पेज 490। इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसिड। नोट्स नीचे रखो ना पीछे। इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसिड। इधर देखें, इनिशियल मेजरमेंट भी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल पे है, और सब्सिक्वेंट क्लोजिंग वाली भी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल पे है। यही सीखा हुआ है हमने। बायोलॉजिकल एसिड, काउ जहन में ले आए, शीप जहन में ले आए। बायोलॉजिकल एसिड shall be measured on initial recognition and at the end of each balance sheet at its fair value less cost to sell, except जहां इसकी फेयर वैल्यू निकल ना सकती हो, वो आज हमने बात करनी है। If you have thousands of animals, you can group them together, ये आपसे बात हो गई थी। A gain or loss arising on initial recognition। इधर देखें, gain or loss arising on initial recognition। क्या हमने परचेज वाले पे लॉस रिकॉर्ड किया था खरीदते ही, और बॉर्न वाले पे गेन रिकॉर्ड किया था खरीदते ही और बॉर्न होते ही? हाँ, ऑब्वियसली। A gain or loss on initial recognition of a biological asset at fair value less cost to sell and from a change in fair value, और year end पे जो fair value change होगी, shall all be included in P&L. A loss may arise on initial recognition of biological asset. A loss may arise on initial recognition of biological asset. किस वजह से लॉस आ जाता है? Because cost to sell are deducted in determining fair value less cost to sell. क्योंकि cost to sell आप माइनस करते हैं, एंट्री टैली नहीं करती, लॉस आ जाता है। परचेज के मौके पे लॉस आता है। क्लियर? और दूसरी बात, a gain may arise on initial recognition of biological asset such as when a calf is born. ये तो बात होगी बायोलॉजिकल एसेट की, इनिशियल रिकॉग्निशन भी और सब्सिक्वेंट भी। जरा मुझे इधर देखें ना, आए में तो इधर मुझे ये बताएं, IS 38 में क्या था? इनिशियल और सब्सिक्वेंट। इनिशियल कॉस्ट पे होती थी, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल पे नहीं होती थी, वो कॉस्ट पे होती थी, और सब्सिक्वेंट में चॉइस थी या कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल। लेकिन इस स्टैंडर्ड में इनिशियल भी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल पे और सब्सिक्वेंट भी फेयर वैल्यू माइनस। ये बात खत्म होगी बायोलॉजिकल एसेट की। बायोलॉजिकल एसेट से मुराद है मेरे भाई ये वाला सारा कॉलम, बायोलॉजिकल एसेट से मुराद ये है। अब बात किसकी होने लगी है? एग्रीकल्चरल। मिल्क जहन में ले आए, वूल जहन में ले आए, जो भी चीज जहन में आ रही है। तो इसका क्या करना है? इसका भी वही करना है, इसको भी इनिशियली किस पे मेजर करना है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क harvested from cow shall be measured at its fair value less at the point of, जिस वक्त आप उसे हार्वेस्ट कर रहे हैं। Such measurement is the cost at that date when applying IS 2 or an other applicable standard. ये बात समझिएगा। वूल की इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इसे कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। फर्ज करें 100 रुपया माइनस 5 रुपए, कितने आ गया? 95। अब फर्ज करें वूल जो है वो आपने 25
दिसंबर को शेयर की है या डिटैच की है। अगर आप 31 दिसंबर को बैलेंस शीट बनाने लगेंगे तो 31 दिसंबर को बैलेंस शीट बनाते हुए आप क्या करेंगे? 31 दिसंबर को बैलेंस शीट बनाते हुए आप इसे इन्वेंट्री में शो करेंगे। मैंने तो कहा था 25 दिसंबर की शाम को ही आप इसे कह दें इन्वेंट्री, लेकिन असल में 25 दिसंबर की शाम को हमें कोई टेंशन नहीं होती, ईयर एंड नहीं आया होता। इसलिए 31 दिसंबर को जब इसको मैं बैलेंस शीट में अपनी शो करूंगा तो कैसे शो करूंगा? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किस पे मेजर होती है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अब सवाल यह है कि व्हाट इज इट्स कॉस्ट? सवाल यह है इसकी कॉस्ट क्या है, बताएं भाईजान। कॉस्ट अब वो कह रहे हैं इसकी वो वाली है जिस पे आपने इनिशियली मेजर किया हुआ है, दैट इज 90। दिस 95 विल बी अज्यूम्ड एज कॉस्ट फॉर IAS 2। अब आप एनआरवी निकालेंगे। एनआरवी फर्ज करें 102 माइनस 1 रुपया, 101 आ गई। अब बता दें लोअर क्या है? 95। तो बैलेंस शीट में किस पे शो करेंगे? 95 पे। ये नोट कर लें। अब सवाल मैं पहले आपसे पूछूंगा फिर आपने नोट करना है। ईयर एंड पे इसको कहां शो करना है? वूल को इन्वेंट्री में या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के नाम से? पहला सवाल मेरा हो गया। दूसरा सवाल, इन्वेंट्री की तो कॉस्ट होती है, इसको तो हमने परचेज नहीं किया हुआ, ये तो अल्लाह की तरफ से आया मिल्क या वूल अल्लाह की तरफ से आई है। अब इसको तो हमने परचेज नहीं किया हुआ, इसको लास्ट टाइम मेजर किस पे किया था? जो इसकी उस दिन के फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल होगी वो क्या एज्यूम कर ली जाएगी? इसकी कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ IAS 2। कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ IAS। नाउ कंपेयर इट विद एनआरवी जो भी हो वो सवाल में आपको गिवन होगी, उन दोनों में से लोअर पे शो कर दें। नोट कर लें। छुट्टी ना किया करें बस, जल्दी करें। IAS 41 चल रहा है हमारा। चलो अब क्लास के एंड पे, ठीक है, कोई मसला नहीं, रहने दो। ओके अब ये फिक्रा पढ़ें। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वूल हार्वेस्टेड फ्रॉम शीप या मिल्क हार्वेस्टेड फ्रॉम काउ shall be measured at its fair value less at the point of harvest। at the point of harvest किस दिन? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को किस पे रख लें? फेयर वैल्यू माइनस सच मेजरमेंट कितने पे की है? सच मेजरमेंट इज द कॉस्ट व्हेन अप्लाइंग IAS 2। सच मेजरमेंट इज द कॉस्ट व्हेन अप्लाइंग IAS 2। और अनदर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड का मतलब है हो सकता है ये चीज किसी और स्टैंडर्ड में डालनी हो, वो कोई और स्टैंडर्ड हमारे स्कोप में नहीं है। अच्छा जी, अब वापस आ गया इस बात की तरफ कि मुझे ये बताएं कि वूल मिलते ही गेन आया था या लॉस आया था, और कहां लेके गए थे? आपको एक चीज पता है, OCI भी होती है। असल में ये स्टैंडर्ड बार बार इसलिए याद दहानी के तौर पे बता रहे हैं, ये चीजें P&L में जानी है कि कोई चीज OCI में नहीं जानी, इस वजह से बार बार बोल रहा है गेन विल बी टेकन टू P&L, गेन विल बी टेकन टू P&L, क्योंकि कुछ अनरियलाइज गेन टाइप होते हैं उनको हम OCI में डालते हैं, तो इसलिए वो बार बार बता रहे हैं गेन कहां जाने हैं। अ गेन और लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से आपके जहन में फौरन आते हैं मिल्क और वूल। ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ मिल्क और वूल shall be included in P&L in the period in which it arises. A gain or loss may arise on initial recognition of agricultural produce as a result of harvesting। हार्वेस्ट अलग करते ही कहते हैं गेन और लॉस आ जाता है, उसको कहां शो करना है आपने? P&L के अंदर शो करना है जी। लॉस आमतौर पे इसके ऊपर नहीं आता अनलेस कि एक बहुत ही अजीब सा सर्कमस्टांस हो कि वूल की जो फेयर वैल्यू है वो कम है और कॉस्ट टू सेल आप जहां है किसी वजह से महंगाई की वजह से बढ़ गई है, आमतौर पे आ नहीं सकता, लेकिन ऐसे स्टैंडर्ड बनाते हुए हर किस्म की चीजें कवर करते हैं, इस वजह से उसने शायद लिखा है। ओके आगे चलें जी। कॉस्ट टू सेल की बात मैं बाद में करता हूं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस
31 दिसंबर को फेयर वैल्यू है गाय की 60,000, लेकिन आपने बिलावल से मुआहिदा कर लिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट। बिलावल ईद के मौके पे ये गाय आपको 62,000 की दूंगा जी। बताएं भाईजान, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया हमने और उसमें एग्री हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होता है कोर्ट में, उसमें बाइंडिंग हो गया कि जी गाय जो है वो 62,000 की फ्यूचर के अंदर मैंने आपको बेचनी है, लेकिन मुझे पता है आज इसकी कीमत 60,000 है। आप मुझे पैरा पढ़ के बता दें मैं किसके ऊपर रखूंगा। कोई ना 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 अपनी तरफ से नहीं, बस पैरा पढ़ के आपने बताने मैं इस गाय को किस पे रखूंगा। गाय को अपने सर पे रखूंगा, गाय को पढ़े किस पे रखूंगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। किसी तरह हिम्मत करके रोजाना आया करें या बहुत बड़ा एहसान करेंगे कायदे आजम के ऊपर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस are not necessarily relevant. लो जी फारग होगी। Future contract prices is not relevant in measuring fair value because fair value reflects the current market in which market participants होते हैं buyer and would enter into a transaction. As a result, the fair value is not adjusted because of existence of a contract. Contract की existence की वजह से इस fair value को ignore कर देंगे, हम contract देखेंगे ही नहीं। तो इसलिए भाईजान बता दें क्या क्रॉस करूं क्या टेक करूं। तो पेपर में अगर परेशान करने के लिए आपको दे दे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, आप उसको काटेंगे और काट के एनिमल की क्या लेंगे, फेयर वैल्यू। जल्दी से नोट कर लें, आगे चलते हैं। ओके अच्छा, इसमें आगे जो IS 37 वाली बात लिखी हुई है ना वो काट दें जी भाई। हाँ लेस कॉस्ट टू सेल तो करेंगे ना, कॉस्ट टू सेल तो माइनस करेंगे, वो तो अपनी बात है। फेयर वैल्यू आपने 62,000 नहीं लेनी। अच्छा जी, अब हम एक ऐसी बात करने लगे हैं जो करनी तो नहीं चाहिए लेकिन कर लेते हैं। वो बात यह है कि क्या कोई ऐसा एनिमल हो सकता है जिसकी फेयर वैल्यू ना निकल सके? क्या कोई ऐसा एनिमल हो सकता है जिसकी फेयर वैल्यू ना निकल सके? यार एनिमल्स की तो जानवर होते, जानवर की फेयर वैल्यू तो बाजार में इजीली अवेलेबल नहीं होती। हाँ, कोई रेयर सर्कमस्टांस के अंदर हमारे पास ऐसा जानवर हो सकता है जिसकी फेयर वैल्यू बोले 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 ना निकल सके। मिसाल के तौर पे ये देखें माशाल्लाह, तो ये शीप आपको पाकिस्तान के अंदर किसी बंदे के पास नजर आई। मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ भाई ने ये खरीद के जो है वो रखी हुई थी। अब शहबाज शरीफ भाई ने ये खरीद के रखी हुई थी और इसका मिल्क होता होगा, इसका नहीं, शीप का नहीं होता, होता है। अच्छा, तो इसका मिल्क बेचते थे, इसका मिल्क बेचते थे। अब ये जो शीप है इनके पास, मिल्क का बेचना एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, पहले तो डिसाइड होगा ना एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है या नहीं। अब जब आप इसको बाजार में लेके गए तो बाजार में सारे इसको अजूबा समझ के देख रहे थे, हत्ता के बच्चे कह रहे थे बुजरा मुझे दिखाएंगे साइड पे होके, तो हाथ लगा लगा के देख रहे थे इनको। तो इसका मतलब है ये पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है अवेलेबल? नहीं है अवेलेबल, ये अफ्रीका के जंगलों से मंगवाई गई है। तो अब आप मुझे बता दें ऐसे जानवर की, जरा चेक करें इसको, ऐसे जानवर की फेयर वैल्यू मार्केट में बायर सेलर्स की फॉर्म में पाकिस्तान में अवेलेबल होगी? नहीं अवेलेबल होगी। तो ऐसी सूरत में मजबूरी में हम इसको किस पे रखें? हम इसको मुंह उधर कर, तुझे हमने किस पे रखना है? कॉस्ट पे रखना है। तो ऐसा हो सकता है। ये मैं अगली हेडिंग कर रहा हूं एक स्किप करके। क्या हेडिंग है जी? इनएबिलिटी टू मेजर फेयर वैल्यू, वी आर अनएबल टू मेजर फेयर वैल्यू। आसान सी अंग्रेजी सारी पढ़ लें। देयर इज अ प्रिजम्पशन, assumption कहते हैं इसको, assumption, there is assumption that fair value can be measured reliably for biological asset। कहते हैं मेरी बात मानो ना, मैं मान नहीं सकता कि फेयर वैल्यू चीजों की मौजूद ना हो। बायोलॉजिकल एसेट ऐसी चीजें इनकी फेयर वैल्यू होती है, लेकिन आगे फिर थोड़ा सा उसने स्टैंस बदला। However, ताहम द प्रिजम्पशन यानी ऊपर वाली assumption कैन बी रिबूटेड, धजियां बखेर दी जाएंगी। कहते हैं इस assumption की धजियां बखेर दो, इस assumption को तबाह कर दो। क्या assumption है? assumption तो ये है कि फेयर वैल्यू पता है, लेकिन इस assumption को की धजियां बखेर दो। द above assumption कैन बी रिबोटेड ऑनली, इसकी धजियां तब बखेरी जाएंगी जब खरीदते ही पता चल जाए कि बायोलॉजिकल एसेट की मार्केट में कोई प्राइस कोट नहीं हो रही, एंड फॉर विच अल्टरनेटिव फेयर वैल्यूज आर डिटरमाइंड टू बी क्लियरली इनरिलायबल। अल्टरनेटिव फेयर वैल्यू निकालने के ये तरीके होते हैं, करीबी किसी मुल्क में बेच दें या इस तरह, कहते हैं वो भी फेयर वैल्यू हमें अच्छे नहीं लग रहे, ना किसी तरीके से फेयर वैल्यू निकल रही है, ना कोई अल्टरनेट तरीके हमें समझ आ रहे हैं। तो इस अजम्पशन को फिर आप धजियां बखेर दो और मान जाओ कि इसकी फेयर वैल्यू नहीं निकल सकती। इन सच अ केस फिर क्या करें? The biological asset shall be measured at its cost less any accumulated depreciation। उसी तरह डॉग की तरह,
वो जो वॉच डॉग था पीसी होटल में, तो उसी तरह आप देखें कि वो मंगवाई कितने की है, उसके आने का खर्चा कितना हुआ है, IS 16 की तरह सारी चीजें उसकी कॉस्ट में डालते रहें और उसको डेप्रिशिएट करें। वी मे अप्लाई IS 16 और IS 2। IS 16 तब अप्लाई करेंगे जब उसको रख के दूध, IS 2 तब अप्लाई करेंगे जब उसको खरीद के बेचने के लिए शायद उसको रखा हुआ है, और इंपेयरमेंट टेस्ट से भी गुजारेंगे। वंस द फेयर वैल्यू ऑफ सच अ बायोलॉजिकल एसेट बिकम्स रिलायबली मेजरेबल, क्या मतलब, शहबाज शरीफ की देखा देखी बिलावल ने भी, इमरान खान ने भी, अल्ताफ हुसैन ने भी वो चीजें सारी मंगवानी शुरू कर दी पाकिस्तान में, और मौलाना फजल रहमान ने भी मंगवा दी, सबने मंगवानी शुरू कर दी वो चीजें पाकिस्तान में। तो अब फेयर वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता अवेलेबल होने, अब क्या करें, वंस द फेयर वैल्यू ऑफ सच अ बायोलॉजिकल एसेट बिकम्स रिलायबली एन एंटिटी शैल मेजर इट एट इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो जब तक फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है कॉस्ट पे रखें, जब मिल जाए तो फिर आप उसको फेयर वैल्यू पे ले आए। नोट, डेप्रिसिएशन विल स्टार्ट व्हेन बायोलॉजिकल एसेट इज, अगर आपने फेयर वैल्यू पे नहीं रखा हुआ और किस पे रखा हुआ है, IS 16 को अंडरलाइन करके लाइन खींचे इधर, IS 16 को अंडरलाइन करके, अगर आपने कॉस्ट पे रखा हुआ है तो बायोलॉजिकल एसेट को किस वक्त जो है वो डेप्रिशिएट करना शुरू करें, जब मैच्योर हो जाए। क्या मतलब, अब एक शीप है वो दूध ही नहीं दे रही, तो मैच्योरिटी की एज पे नहीं पहुंची, मैच्योरिटी की एज पे नहीं पहुंची, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, उसे टाइम लगेगा बड़ा होते हुए। जिस दिन से माशाल्लाह दूध देना शुरू कर दे वो, उस दिन से उसको डेप्रिशिएट भी करना शुरू कर दें। तो डेप्रिशिएट कब से करना शुरू करें, बेबीज को डेप्रिशिएट नहीं करना, बाबाज को डेप्रिशिएट करना है। ओके, नेक्स्ट, द प्रिजम्पशन इन पैरा 30 कैन ओनली बी तबाह ओनली ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। अगली बात मजे की सुन लें, यहां पे स्टैंडर्ड में एक और बात है, कहते इस बात को मैं मानता नहीं हूं कि एक दफा फेयर वैल्यू पता चल जाए और बाद में फिर मार्केट ऐसी बंद हो जाए, कहते हैं मैं इस बात को नहीं मानता। तो एक दफा फेयर वैल्यू पे ले आओ, आज के बाद हमेशा किस पे रखना है, दोबारा IS 16 में नहीं डाल सकते। क्लियर, खरीदते ही डिसाइड कर लो आप फेयर वैल्यू पे रख सकते हो या नहीं रख सकते तो किस पे ले आओ, कल कल आपको मार्केट मिल जाए तो। लेकिन कल कल आपको अगर आप कहो कि मार्केट बंद हो गई तो स्टैंडर्ड कहते हैं मैं नहीं ये बात मानता, अजीब सी बात है, जानवरों के बारे में ऐसी बात नहीं होती। कहते हैं मैंने कई मुल्कों में फिर के देखे, मुझे ऐसा कहीं नजर नहीं आया कि मार्केट मौजूद और बाद में गायब हो जाए। An entity that has previously recorded biological asset at fair value continue to measure the biological asset at fair value until disposal। अब ये लाइन काट दें, ये मुश्किल ऐसी कॉन्सेप्ट खराब करेगी, इस लाइन को काट दें, द प्रिजम्पशन इन पैरा 30। कॉन्सेप्ट समझिए असल में, अब इस लाइन का मतलब बताएं, रिकॉग्निशन तक लाइन काट दें, आप पढ़ें, एन एंटिटी दैट हैज प्रीवियसली मेजर्ड अ बायोलॉजिकल एसेट एट, जिसने फेयर वैल्यू पे रख लिया है, सेल कंटिन्यू टू मेजर द बायोलॉजिकल एसेट एट फेयर वैल्यू। आप फेयर वैल्यू पे ही रखते रहेंगे अंटिल उसको क्या कर दें, यानी कि फिर एंड तक ही फेयर वैल्यू पे रखेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात एमसीक्यूज के एतबार से, स्टैंडर्ड कहते हैं भाईजान बायोलॉजिकल एसेट की फेयर वैल्यू हो सकता है मालूम हो सकता है ना हो, कहता है लेकिन पूरी दुनिया में मैं फिर के देखा हूं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की फेयर वैल्यू हर जगह पता होती है। कहते हैं जो मैंने आपको कॉस्ट मॉडल पे आने की रिलैक्सेशन दी है ना, ये सिर्फ किस सिनेरियो में दिया है, कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, दूध की, वूल की, इन चीजों की, कटी हुई लकड़ी की, कहते हैं इनकी फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही, तुम किस दुनिया के मुल्क में रह रहे हो। कहते हैं मैं ये बात नहीं मानता। तो किस चीज को कभी भी आप कॉस्ट पे नहीं ला सकते, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। पढ़े, इन ऑल केसेस, इन कोई एक्सेप्शन नहीं, इन ऑल केसेस एन एंटिटी मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। लफ्ज क्यों बार बार बोल रहे हैं वो, उस वक्त उसके बाद तो IS 2 लगना होता है ना, इसलिए बार बार ये लफ्ज बोलते हैं एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, जिस लम्हे दूध निकल रहा है। एन एंटिटी मेजर द दूध एट इट्स फेयर वैल्यू लेस। दिस स्टैंडर्ड रिफ्लेक्ट द व्यू दैट फेयर वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन ऑलवेज बी मेजर्ड। फेयर वैल्यू इसकी हमेशा मालूम होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल ना हो। ओके यार, स्टैंडर्ड कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है, मैं आपको इजाजत दे रहा हूं कि आप फेयर वैल्यू की जगह कॉस्ट ही ले लो, फेयर वैल्यू की जगह कॉस्ट ही ले लो, फेयर वैल्यू। मिसाल के तौर पे, लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस सिंस इनिशियल कॉस्ट इनकरेंस। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल सीडलिंग्स प्लांटेड इमीडिएटली प्रायर टू एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड और न्यूली एक्वायर्ड लाइव स्टॉक। न्यूली एक्वायर्ड लाइव स्टॉक 28 दिसंबर को एनिमल खरीदे, अब 31 दिसंबर को उनकी फेयर वैल्यू निकलवाने की जरूरत है, या जितने पे खरीदे थे ऑलमोस्ट उतने पे ही पड़े होंगे। हाँ, कॉस्ट टू सेल की वजह से हल्का फुल्का फर्क आता है, वो इतना निग्लिजिबल सा फर्क है। मेन बात जरा करें, अगर 28 दिसंबर को जानवर खरीदे हैं तो जो उनकी कॉस्ट थी अप्रोक्सीमेटली वही उनकी क्या होगी, फेयर वैल्यू होगी। पहली मिसाल क्या होगी, न्यूली एक्वायर्ड लाइव स्टॉक, जो नया लाइव स्टॉक खरीद के रखे वो तो फेयर वैल्यू पे ऑलरेडी पड़ा होगा। इसी तरह सीडलिंग्स प्लांटेड इमीडिएटली प्रायर टू एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, सीडलिंग्स प्लांटेड इमीडिएटली, बता दें खत्म होगी बात, आपने कोई बीज खरीदे हैं
और खरीद के लगाए हैं, तो क्या उन बीजों की फेयर वैल्यू 10 दिन 15 दिन में बदल गई होगी या ऑलमोस्ट वही होगी? तो इसमें कहते हैं इन सूरतों में ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू और कॉस्ट क्या होती है? यूजिंग कॉस्ट एज कॉस्ट, कोई फेयर वैल्यू ले लो, इन चक्रों में ना पड़ो कि इनकी फेयर वैल्यू लगवाते फिरो। और दूसरी बात खुद समझ के बता दें, अच्छा ये पाइन प्लांट है, कोई दरख्त है, ये 30 साल 35 साल 40 साल तक रहता है, तो कहते हैं द इंपैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन प्राइस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी मटीरियल। आपने दरख्त खरीद लिए, दरख्तों का पूरा बाग खरीद लिया, वो दरख्त ऑलरेडी 20 साल के हो चुके हुए थे, अब साल गुजरे, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, उन दरख्तों की कीमत में शायद इतना इजाफा ना आए, हाँ उन पे उगने वाली चीजों से आपको फायदा आएगा, वो तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगी, लेकिन उन दरख्तों की अपनी लकड़ी उसकी कीमत में शायद इतना इजाफा ना आए। तो कहते हैं ऐसी सूरत में भी आप क्या कर लो, जितने के आपने दरख्त खरीदे हैं उनकी वही फेयर वैल्यू ले लो जो उनकी क्या थी, कॉस्ट थी। कुछ चीजें होती हैं जिनकी फेयर वैल्यू स्टेबल होती है, तो दरख्त अगर 20-25 साल की उम्र में बड़े पहुंच गया है तो आगे 5 साल उसने और कितना बड़ा हो जाना है और उसने क्या हमें फायदा देकर चले जाना है, तो उसकी जो पुरानी कॉस्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट जिसे आप कहते हैं, उसी को क्या ले लो, द इंपैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्म। हाँ दरख्त में बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लेकिन और कितना आसमान पे चला जाने दरख्त ने। द इंपैक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन प्राइस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी मटीरियल, यानी ट्रांसफॉर्म होने से प्राइस नहीं बढ़ रही, तो फिर क्या फायदा है फेयर वैल्यू लगवाने का, किसको यूज कर लो फेयर वैल्यू। तो 3 एक्सेप्शंस आ गई। नंबर 1, जो अभी अभी ताजा ताजा सीड डाले हैं और ईयर एंड आ गया, उनको किस पे रख लो, कॉस्ट पे ही रख लो, कॉस्ट फेयर वैल्यू बराबर होगी। जो ताजा ताजा साल एंड होने से पहले जानवर खरीदे हैं, जितने पे खरीदे हैं उनको उसी प्राइस पे रख लो। और तीसरी बात, दरख्त जो लगाए हैं ऑलरेडी 20-25 साल की उम्र में पहुंच चुके थे और मैच्योर हो चुके थे, तब आपने खरीदे, तो 1-2-3 साल तक शायद उनकी कीमत बढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको किस पे रख लो, कॉस्ट पे रख लो। तो ये रिलैक्सेशन दी है समटाइम्स, लेकिन अगर आपको लग रहा है ऐसी सूरत में भी फेयर वैल्यू अलग से निकालनी है तो निकालने, कोई मसला नहीं। कॉस्ट में समटाइम्स अप्रोक्सीमेट द फेयर वैल्यू, पर्टिकुलरली व्हेन, आगे उसने मिसालें दी हैं। ओके, कॉस्ट टू सेल, एग्जांपल नोट करें। We have one cow of rupees 70,000. If we sell it today, we will incur following expenses. अगर हम आज इसको बेचते हैं तो इसके बेचने के ऊपर हम ये वाले खर्चे करेंगे। अगर हम आज इसको बेचते हैं तो इसके बेचने पे ये वाले खर्चे करेंगे। गवर्नमेंट लेवी 2%, कमीशन ब्रोकर को देने 3%, फाइनेंस कॉस्ट 2000 रुपया, फाइनेंस कॉस्ट 2000 रुपया। फाइनेंस कॉस्ट क्या मतलब, असल में ना कई दफा जानवर को बेचने के लिए हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है टैक्स, और जानवर को बेचने के लिए हमें ब्रोकर को देना पड़ता है कमीशन। सुन रहे हैं इधर, देख रहे हैं, जानवर को बेचने के लिए हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, ब्रोकर को कमीशन, लेकिन हमारे पास इतने पैसे होते नहीं कि दे सकें उनको, तो हम उसके लिए ले लेते हैं बैंक से लोन, और लोन पे बैंक को इंटरेस्ट देते हैं। माना कि ये 17,000 आपके आने हैं, लेकिन 17,000 आपने सोचा था कहीं और यूज कर लूंगा, तो ये पैसे आपके पास थे नहीं, इनके लिए आपने लोन लिया और लोन पे बैंक को क्या पे किया, इंटरेस्ट पे किया। तो फाइनेंस कॉस्ट इज व्हाट इज दिस, इंटरेस्ट। जानवर बिकने पे टैक्स एक्सपेंस लगेगा जिसे मैं नाम देने लगाऊं इनकम टैक्स। क्या नाम देने लगाऊं, इनकम टैक्स लगेगा 500 रुपया। और जानवर बेचने के ऊपर जो है, वो जानवर बेचने के लिए आपको गाय को करीब करके अच्छी सी फोटो खिंचवानी पड़ेगी उसकी, तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह का खर्चा आपका आएगा 400 रुपए का। जी मोहतरम, अब आप मुझे बता दें व्हाट इज इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। कैलकुलेटर पकड़ के इसके फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बता दें। जी आंसर, व्हाट इज फेयर वैल्यू, 70
1000, इसमें से माइनस क्या करनी है, कॉस्ट टू सेल। गवर्नमेंट लेवी 70,000 का 2%, 1400, 70,000 का 3%, 20, और कितनी अमाउंट्स हैं, 2,000, 500 और 400। These three things do not fall under the definition of cost to sell. These three things do not fall under the definition of cost to sell. क्या वजह है यार, आप वजह स्टैंडर्ड बनाने वाले को पता होगी। वजह असल में ये है कि ये जो इंटरेस्ट होता है ना, ये तो आपके P&L के मुंह पे फाइनेंस कॉस्ट में जाता है, इसका इस ट्रांजैक्शन से नेट करने की इजाजत नहीं है। इसके बाद जो 500 रुपया है इनकम टैक्स, वो शायद आपने FR1 पढ़ी हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस इनकम टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सारे बिजनेस के इनकम टैक्सेस कहीं और जाते हैं। और आखिरी बात, एडवर्टाइजमेंट भी P&L के मुंह पे जाता है। तो स्टैंडर्ड कहता है भाईजान ये कॉस्ट टू सेल के डेफिनेशन में नहीं आती, इसलिए मुझे बता दें कॉस्ट टू सेल 665 कितने लोगों ने यही निकाली थी, 66500। कुछ चीजें कॉस्ट टू सेल में जानी है, कुछ नहीं जानी, हमें कुछ रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। अभी स्टैंडर्ड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जी हाँ, वो मैं बता देता हूँ। ओके, आगे चलें जी, पढ़ें जी। कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू सेल आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट, यानी इस वजह से हुई। अगर आप जानवर ना बेचते तो ये कॉस्ट ना होती। एक्स्ट्रा कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू डिस्पोजल ऑफ एन, क्या चीजें कॉस्ट टू सेल में नहीं जानी, फाइनेंस कॉस्ट नहीं जानी और इनकम टैक्स। ये दोनों बातें तो वाजे तौर पे स्टैंडर्ड ने बता दी। एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको अपनी तरफ से बताई है, लॉजिकल सी बात है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट टू सेल में नहीं जाएगी क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है और सारी एडवर्टाइजमेंट हो रही होती हैं। इट इंक्लूड्स, फिर कॉस्ट टू सेल में आएगा क्या, कमीशन टू डीलर, नॉन रिफंडेबल ट्रांसफर, टैक्सेस एंड ड्यूटीज जिनका नाम लेवीज टू रेगुलेटर्स भी है। फेयर वैल्यू इज द कोटेड प्राइस इन एन एक्टिव मार्केट। चलें जी, बस ठीक है। अब वो सवाल पे आ जाए जो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे। बैग में देखना एक पड़ा होगा, वो बैग मार्कर पड़े होंगे। ये 3 जर्नल एंट्रीज हैं। बायोलॉजिकल एसेट मैंने खरीदा, मिसाल के तौर पे एक छोटा सा बकरा खरीदा, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। बकरा खरीदा जा चुका, साल के एंड पे बकरा महंगा हो गया, फेयर वैल्यू इसकी 6000, बुक वैल्यू 5000। तो बकरा महंगा हो गया कितने से, 1000 से। तो बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, P&L क्रेडिट। साल खत्म होने के बाद, सेल आफ्टर 2 डेज, साल खत्म होने के बाद अगले साल 2 दिन बाद बकरा बेच दिया, तो ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे नहीं बढ़ा हुआ। तो बकरा बेचने की एंट्री कैश डेबिट, बकरा बाय बाय क्रेडिट। अब आप मुझे ये बता दें, क्या ऐसा हो सकता है कि बकरा बेचने पर गेन लॉस ना आए? बिल्कुल। अगर आप बकरा साल के शुरू में बेच दे तो पिछले साल तो साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे लेके जा चुके हैं,
इसलिए जो बेचने की एंट्री होती थी जानवर बेचने की, वो एसेट बेचने की एंट्री से मिलती जुलती होनी चाहिए थी। कैश डेबिट, अकोमोडेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, P&L क्रेडिट, ये एंट्री होती थी एसेट के बेचने की। लेकिन जानवर तो डेप्रिशिएट होते नहीं, तो जब जानवर डेप्रिशिएट होते नहीं तो जानवर के बेचने की एंट्री होनी चाहिए कैश डेबिट, P&L क्रेडिट, जानवर क्रेडिट। और ये जानवर की फेयर वैल्यू होनी चाहिए पिछले साल के आखिरी दिन की, क्योंकि जानवर तो आपको पता है हर साल फेयर वैल्यू पे आ जाता है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि जानवर के बेचने में गेन लॉस ना आए? हाँ, अगर साल के शुरू में आप जानवर बेच दें तो पिछले साल के एंड पे ऑलरेडी किस पे पड़े हुए थे, तो नॉर्मली जानवर के बेचने पे गेन लॉस नहीं आता। आ भी सकता है सवाल में, लेकिन नॉर्मली बेचने पे गेन लॉस नहीं आता। इसलिए ये जो मैं सवाल आपको कल करा रहा था उससे हट के जरा ये 3 एंट्रीज नोट कर लें। नॉर्मली नो गेन लॉस ऑन सेल, वाई? हाँ, साल के दौरान बेचने फिर आएगा, फिर रिकॉर्ड भी कीजिएगा, कोई मसला नहीं। मैच्योर हो जाए तो डेप्रिसिएशन करनी है। ये तो उन जानवरों की बात हो रही थी जिनकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो सकती, इसको तो हम फेयर वैल्यू पे रख रहे हैं जी। हमारे साल जानवर खरीदा, क्या एंट्री? बायोलॉजिकल एसेट डेबिट। साल के एंड पे मोटा और महंगा हो गया, क्या एंट्री? बायोलॉजिकल एसेट डेबिट। और ऊपर देखें सारे मजे की बात, जो खरीदने की एंट्री है उससे उल्टी बेचने की एंट्री। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, कैश डेबिट बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट। जैसे पैसे लेके बीए की डिग्री बेच दी, नहीं, कैश डेबिट बीए क्रेडिट। तो जो खरीदने की एंट्री उससे ऑपोजिट बेचने की एंट्री। ओके, चलें भी अब उस सवाल की तरफ आ जाएं। अ कंपनी प्रोड्यूस्ड मिल्क और उसकी कॉस्ट टू सेल दी हुई थी। हमने क्या एंट्री कर ली थी, बोले? मिल्क डेबिट, P&L क्रेडिट। इसके बाद मिल्क बेचने की एंट्री कैश डेबिट मिल्क क्रेडिट। इसके बाद ये एंट्री ग्रीन वाली छोड़ दी थी, हमने नहीं कर ली थी। लाइफ स्टॉक वाज परचेज्ड, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। और अगली एंट्री ऑन 2 जुलाई 2016 लाइव स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 2 लाख इन कैश। अब यार इसको बताना चाहिए कि ये कितने वाला कितने का बिका। फिक्सेशन में होता था ना, 10 रुपए वाली कुर्सी 12 रुपए की बेच दी। इधर सिंपल क्या लिखा हुआ है? वाज सोल्ड फॉर। पिछले साल के एंड पे इसकी फेयर वैल्यू क्या थी बता, हमें नहीं बता रहा, फिर क्या करें? यही होगी पिछले साल के एंड पे फेयर वैल्यू। तो बायोलॉजिकल एसेट अगर 2 लाख का बेचा और नहीं बता रहा किताबों में कितने का पड़ा हुआ है, तो कोई मसला नहीं, किताबों में ऑलरेडी किस पे पड़ा होगा? फेयर वैल्यू पे पड़ा होगा। अब बता दें जानवर बेचने की एंट्री कैश डेबिट बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट। ओके, पॉइंट 6 और 7 हमने कर लिया था। 8 डेयरी फार्म सप्लाईज फॉर परचेज फॉर 295 विच वर फुली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। डेयरी फार्म सप्लाईज क्या मतलब? चारा खरीदा जो पूरा का पूरा उस साल इस्तेमाल हो गया। चारा खरीदने की एंट्री चारा एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। इसको हम एक्सपेंसेस में डाल देंगे। और आखिरी एंट्री आसान है, डेप्रिसिएशन ऑफ पीपीई। पीपीई क्या होगा? हो सकता है कि मशीनें रखी हो दूध निकालने वाली, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट। ओके, अब जी इसकी हमने P&L बनाना है, इसकी बैलेंस शीट बनानी है। पहले P&L और बैलेंस शीट बना लेते हैं। यार ये कौन सी बैलेंसेस हैं? ये मैं कह सकता हूं ये ब्रॉड डाउन हैं। कैसे? यकम जुलाई 2016 लिखा हुआ है ना, तो ये ब्रॉड डाउन बैलेंसेस हैं या कैरी डाउन बैलेंसेस हैं? ब्रॉड डाउन बैलेंसेस हैं। अच्छा जी, इनमें एसेट्स आ रहे हैं हमारे, डेयरी लाइफ स्टॉक, पीपी आ रहा है, कैश एंड बैंक आ रहा है, शेयर कैपिटल आ रहा है, रिटेन अर्निंग्स आ रही हैं। चलें 5 मिनट लगाएं, सवाल को खत्म करें। पहले P&L बना लेते हैं और साथ इसके बैलेंस शीट बना लेते हैं। चलें जी, पहले ब्रॉड डाउन बैलेंसेस उठा लें। डेयरी लाइफ स्टॉक साल के शुरू में कितने के जानवर थे? 1149। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या आता है? इक्विटी। और वैसे हम जो आमतौर पे बनाया करेंगे उसमें एसेट से शुरू किया करेंगे,
इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एसेट्स नॉन करंट और करंट, और इसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें इक्विटी में शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स, ये सारी बातें फाइनल अकाउंट के अंदर बड़ी तसल्ली से आएंगी। शेयर कैपिटल होते हैं ओनर ने कितना पैसा डाला था, और रिटेन अर्निंग होते हैं बिजनेस ने कितने प्रॉफिट्स कमाए, और इसके बाद लायबिलिटीज करंट और नॉन करंट। अभी इस चक्कर में ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। चलें जी, ब्रॉड डाउन बैलेंसेस। डेयरी लाइफ स्टॉक का ब्रॉड डाउन बैलेंस 1149, डेयरी लाइफ स्टॉक 1149, नोट कर लें जल्दी से यहां तक। नेक्स्ट पीपी कितने, 3525। बुक वैल्यू पे है जो कॉस्ट और अकोमोडेशन अलग अलग दी हुई है। अगर अकोमोडेशन अलग से नहीं दी हुई तो ये लिख लें बुक वैल्यू है डैश बीवी। कैश एंड बैंक 365, कैश एंड बैंक 365। आगे शेयर कैपिटल, इसको तो आउटर कॉलम में लिखें डायरेक्ट 2500, और रिटेन अर्निंग। अच्छा यार, रिटेन अर्निंग ना ऐसे होती है, देखें, ब्रॉड डाउन प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कैरी डाउन। ब्रॉड डाउन रिटेन अर्निंग होती हैं कि साल के शुरू तक हमने कितना कमा लिया था, प्रॉफिट होता है इस साल कितना कमाया, और कैरी डाउन होता है साल के एंड तक आज तक कितना कमा लिया। ब्रॉड डाउन बता दें कितना, 2539। चलें जी, ये ब्रॉड डाउन बैलेंसेस आगे। अब जनरल एंट्रीज करना शुरू करें। अब मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ नहीं जा रहा। पहली वाली जनरल एंट्री मिल्क की कल क्या की थी, मिल्क डेबिट P&L क्रेडिट। तो मिल्क को इधर मैं करंट एसेट में शो करके खत्म भी कर दूंगा, मिल्क को इन्वेंट्री में शो कर दें, जैसे मर्जी शो कर दें, बस खरीद के आपने खत्म करना है। साल के एंड पे पड़ा रहा तो इन्वेंट्रीज के नाम से आएगा। मिल्क कितना खरीदा, कितना सॉरी पैदा हुआ 28, ये कल पहली एंट्री हमने की थी, लेकिन एंट्री पूरी करवा दें पहले। मिल्क डेबिट, मिल्क डेबिट एंड P&L। अब इसका P&L ना सेल से शुरू नहीं होता, सेल से नहीं P&L शुरू होता। तो गेन ऑन हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है ना, गेन ऑन हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कितना 2847। अब जनरल एंट्री देख लें, मिल्क डेबिट P&L क्रेडिट। अगली जनरल एंट्रीज आप खुद ही करते हैं, खत्म करें सवाल। अगली जनरल एंट्री तो लाओ भाई, मिल्क बेचा, कैश डेबिट मिल्क क्रेडिट, कैश डेबिट, और मिल्क को बेच दिया ना, वो खराब हो जाना वरना, कैश डेबिट मिल्क क्रेडिट। अगली एंट्री, खरीदा या बेचा, खरीदा, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से 41 से। ये यहां पे लाइफ स्टॉक, डेयरी लाइफ स्टॉक, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और कैश कितना 41। अच्छा वैसे ना इधर देखें, वैसे होना ये चाहिए था, इधर देखें कि बायोलॉजिकल एसेट में आपकी जेब से जाता 41 आउटफ्लो, आपकी इधर देखो आपकी जेब से जाता 41, और 41 में से हम 2 रुपए मिसाल के तौर पे कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते, तो ये रिकॉर्ड होता 39 पे, और बैलेंसिंग आता P&L 2 का नुकसान। असल में इस तरह एंट्रीज उसको करवानी चाहिए थी, लेकिन उसने बायोलॉजिकल एसेट की खाली फेयर वैल्यू दी हुई थी, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं दी हुई थी। तो अभी हमने मजबूरन क्या किया है, हमने बायोलॉजिकल एसेट को भी डेबिट 41 से कर दिया और कैश भी 40, क्योंकि सवाल में कॉस्ट ऑफ सेल अवेलेबल, वरना फिर ये वाला लॉस P&L में लेस करते, लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। बहरहाल सवाल में इस तरह दिया ही नहीं हुआ, ये पहले दिन ये एंट्री की थी, ये वाली आउटफ्लो का लॉस बोला था साथ।
हाँ तो शो करना एंट्रीज तो हमारी टैली हो ना, वरना तो हम खुद परेशान होंगे। लेके चलो चीजें फिर जीरो आउट ऑफ। ऑन 2 जुलाई 16 लाइफ स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 2 लाख। जी जानवर बेचने की एंट्री कैश डेबिट कितना और जानवर क्रेडिट, पैसे आ गा जा। नेक्स्ट रोजाना आया करें, हाथ वाले का हाथ पकड़ कर गए रोजाना आया कर, और कभी कभी एक्स्ट्रा बुला लिया जाए तो फिर भी आ जाया कर। एक्स्ट्रा बुलाने में कुछ कोई बोतलें बिस्किट कुछ रख लेंगे अगली दफ़ा रमज़ान के बाद, लेकिन एक्स्ट्रा आ जाया करें बुलाया जाए तो, नहीं पैक करा के नहीं। अब इधर देखें पॉइंट नंबर 5 हो गया। पॉइंट नंबर 6 और 7 की इकट्ठी एंट्री, फिजिकल चेंज और बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, P&L क्रेडिट। ये मेल स्टूडेंट से मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर मगरिब के बाद जो है वो लाइब्रेरी खोली जाए तो रात कितने बजे तक आप बैठना पसंद करेंगे? नहीं 2 बजे तक तो नहीं, फिर तो आप फिर सो के नहीं आएंगे अगली क्लास में। 11-12 बजे तक चल जाएगा। कितने लोग बैठेंगे? तेरी खैर नहीं, अफ्तारी के बाद मैं बोल रहा हूँ, बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ। अच्छा तो बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, P&L क्रेडिट कितने से जी? 72 से। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, भाईजान इसकी नेचर बता। ईयर एंड गेन, वर्किंग 3 की हेडिंग याद है? दिन वर्किंग 3 की थी, ईयर एंड गेन, साल के एंड पे जो गेन आया था, ये वो वाला ना फिजिकल और प्राइस चेंज की वजह से। कल वाला सवाल हो गया था होमवर्क वाला। ईयर एंड गेन कितना आया? 72। जिन्होंने ईद के लिए IS 38 के MCQs छोड़े हुए हैं वो हाथ खड़ा करें। तो भाईजान ईद पे और प्रोग्राम है इंशाल्लाह, तो वो पता नहीं किस किस के MCQs हैं ईद के लिए रखे हुए। तो अगर आपने IS 38 के MCQs भी ईद के लिए छोड़ दिए तो फिर ईद में शबराती आती रहेंगी। CA करें जल्दी जल्दी, ओके थोड़ा ना करें, जो जो चीजें टीचर टेस्ट सब चीजें साथ साथ कवर करें, कोई ना छोड़े। टेस्ट दे दूंगा बाद में, MCQ बाद में, ये बाद में, वो बाद में, तो फिर बाद में आपको पता है आखिरी दिनों में टीचर कैसे खेचा नहीं कर रहे होते हैं। सुबह को एक बुला रहे, शाम को एक बुला रहे, दोपहर को एक बुला रहे। अच्छा जी डेयरी फार्म सप्लाईज वर परचेज फॉर 295। चारा एक्सपेंस डेबिट, डेयरी फॉर्म कहते हैं, फॉर्म कहते हैं, फार्म, डेयरी फार्म सप्लाईज कितनी? 295। भाईजान का 9 गायब हो गया था, 25। अच्छा डेयरी फार्म सप्लाईज डेबिट, बाबा जी कायदे आजम कैश क्रेडिट 295। अल्लाह जन्नत नसीब करे। अच्छा जी नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट या एसेट क्रेडिट एक ही बात है। एसेट इस वक्त बुक वैल्यू पे है तो इसलिए एसेट क्रेडिट कर देते हैं डायरेक्ट। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? 80 जी आया नो माशाल्लाह, कितना? 84 बी इन पाकिस्तान। टोटल कर दें, किसका टोटल किया? अच्छा 2540। आगे जी 162 3441 233371 मिल्क 0। अच्छा रिटेन अर्निंग ये ब्रॉड डाउन है, इसमें क्या डालना है? प्रॉफिट। तो ये आप दूध में तुख मलंगा डालेंगे तो ये दूध तुख मलंगा बाहर आ जाएगा। बोले 2540 579। लेबिलिटियां कोई उधार पे तो काम नहीं करेंगे ना जिंदगी में, उधार ना लिया करें। नजर आते हैं उधार लेने से जो है वो और कारोबार चमकेगा, लेकिन खुद उधार में दबके जाते हैं। कैश एंड बैंक ये मुझे पहले ही लग रहा था 376 से, ये जिसने निकलवाया था वो आइंदा कैलकुलेशन करवाए ताकि उसकी पक्की हो जाए। अच्छा 7579 यहाँ तक नोट कर लें, फिर सवाल की कोई रिक्वायरमेंट अगर रह गई है तो वो खुद ही पूरी कर लें। जल्दी करो, पीछे तो चल रही है जी भाई। अच्छा चलो ठीक है, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। सैटरडे को क्यों नहीं आए थे दूसरी क्लास में?
अच्छा जी, भाई आपके सवाल का जवाब देने लगा हूं। सेब उतारने की एंट्री, और जल्दी बताएं, सेब उतारने की एंट्री एप्पल डेबिट, P&L क्रेडिट। सेब बेचने की एंट्री कैश डेबिट, एप्पल क्रेडिट। चलिए इधर कंपनी प्रोड्यूस्ड मिल्क और इट वाज कॉस्ट टू सेल। मिल्क निकालने की एंट्री मिल्क डेबिट, नहीं मिल्क का टेयर नहीं, मिल्क डेबिट, P&L क्रेडिट। मिल्क सोल्ड फॉर कैश, मिल्क बेचने की एंट्री कैश डेबिट, मिल्क क्रेडिट। क्योंकि अब दोबारा खुशी नहीं रिकॉर्ड हो सकती ना, खुशी सिर्फ दूध जब निकल रहा था सिर्फ उस वक्त रिकॉर्ड की थी, अब दोबारा खुशी रिकॉर्ड नहीं हो सकती जी। कॉस्ट टू सेल का क्या करना है, वो कहते हैं एज द मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इट वाज सोल्ड फॉर कैश आफ्टर इंकरिंग कॉस्ट टू सेल, यानी मिल्क बेच के पैसे आए और कॉस्ट टू सेल गई, तो नेट उसको कितने बचे, नेट जो उसको बचे वो ऑलरेडी वही वाली फिगर है जो पहले हम निकाल चुके हैं, क्योंकि मिल्क बेच के इतने पैसे आए और बेचने के लिए इतने पैसे गए, तो नेट आपको यही पैसे फिर जेब में आएंगे ना, इसलिए हमने इसको एंट्री कर दिया कैश डेबिट मिल्क क्रेडिट। ओके, अगली रिक्वायरमेंट क्या है, एसोसिए 1 की बैलेंस शीट बन गई और जर्नल एंट्री। रिकॉन्सिलिएशन बनाई थी पिछली क्लास में, रिकॉन्सिलिएशन क्या क्या जल्दी बताएं। ओपनिंग जानवर बोले, ओ भाईजान ये यहां से रिकॉन्सिलिएशन बन जानी है, कहीं ना जाएं, ये रिकॉन्सिलिएशन ही है। ओपनिंग जानवर 1149, एडिशन 41, डिस्पोजल 200, डिस्पोजल 200, डन। अच्छा मुझे ये बताएं कि जानवर अभी बेचने की एंट्री क्या पड़ी थी, सेल की, कैश डेबिट बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट। तो खुदा ना खास्ता अगर पेपर के अंदर जानवर मर जाए और स्मेल भी ना, सॉरी, अगर पेपर के अंदर जानवर मर जाए तो क्या एंट्री करेंगे, P&L डेबिट जानवर जा। तो जिस तरह जानवर के सेल करने की एंट्री है उसी तरह जानवर के मरने की एंट्री भी है। ये तो वैसे ही एक बात बीच में आ गई, मैं अभी जरा रिकॉन्सिलिएशन बना रहा था आपके सामने, डेथ की एंट्री तो ऐसी बीच में आ गई, आपने भी नहीं लिखी, चलें खैर है। डिस्पोजल 200 हो गई। भाईजान ये 72 को अलग अलग शो करना है या रिकॉन्सिलिएशन में इकट्ठा शो करना है, कल अलग अलग शो किया था। प्राइस चेंज कितनी है और फिजिकल चेंज कितनी है, सवाल से देख के बता दें। प्राइस चेंज 45 और फिजिकल चेंज 27। रोजाना क्लासें ले रहे हैं, गुड। अच्छा जी, प्राइस चेंज की वजह से कितना आया और फिजिकल 27, 1062। ये सवाल की अगली रिक्वायरमेंट थी। दानिश किधर है, दानिश को दानिश को याद करवा दें कि एक एसी यहाँ पे लगवा दें। उन्हें वो कह रहे थे 1-2 दिन में लग जाएगा, आजकल में उन्हें को लग जाए। ओके, पास पेपर का क्वेश्चन 1 निकालें, हाथ डालें सवाल पे। पास पेपर का क्वेश्चन 1, पेज नंबर 507। तसल्ली से देखिएगा, ये जो मैंने डब्बे में डाला है इसको आपने नहीं सॉल्व करना, क्योंकि ये IAS 21 है। चारा हमने बाहर के मुल्क से खरीदा था तो फॉरेन करेंसी में चारा खरीदा था, लेवल चेक करें चारे का,
हमारी भैंस ने कहा चारा खाऊंगे तो इंपोर्टेड चारा, तो इसलिए चारा इंपोर्टेड है। इंपोर्टेड अभी थोड़े दिन में फाइनल करेंगे, बाद में जब अगला स्टैंडर्ड पढ़ लेंगे IAS 21। बाकी इंशाल्लाह आसान सा है। आप मुझे पहले जरा सवाल पे नजर मार के बता दें जनरल एंट्रीज कितनी करनी है। रॉकी रोड लिमिटेड हैड अ स्टॉक ऑफ 2000, हर वक्त गाँव की आवाज आती रहती है, 2000 काउज ऑन यकम जनवरी 2000। एक चुप करती है, दूसरी बोल पड़ती है, दूसरी को चुप कराती है, 100 और बोल पड़ती हैं, उसको चुप कराए 500 गुस्से में आ जाती हैं। तो 2000 गायें हमारे पास माशाल्लाह। लेवल है आपके साथ वाले का, यकम जनवरी 19 की सुबह ऑन यकम मई 2019 को रॉकी की बीवी रॉकी स्टार ने कहा कि शोहर कुछ और गाय होनी चाहिए, गाय ही हो बस। ऑन यकम मई 2019 RRL परचेज 750। बेगम की फरमाइश पे उसने कितनी गायें और खरीद ली? 750 एट फेयर वैल्यू ऑफ 56,000 पर काउ। यहां तक पढ़ के बताएं कितनी एंट्रीज होंगी? एक खरीदने की। फर्दर ₹2 million वर इनकम टू ट्रांसपोर्ट द काउज टू दी फार्म। ये फार्म तक लाने की ये आउटफ्लो है, ये कॉस्ट टू सेल नहीं है। ये तो टू फार्म का लफ्ज लिखा हुआ है, वो लफ्ज होता फ्रॉम फार्म, फार्म से बेचने। ये बेचने का खर्चा नहीं है, ये किसका खर्चा है? खरीदने का। अच्छा एक बात याद रखिएगा यार, खरीदने के खर्चे हो चुके होते हैं और बेचने के खर्चे होने होते हैं, और जो फेयर वैल्यू में से माइनस करने हैं वो होने होते वाले खर्चे माइनस करने हैं, और जो आउटफ्लो में डालने हैं वो जो हो चुके हैं खर्चे वो डालने। तो ये जानवरों को मंडी से लाने का, मंडी को क्या कहते हैं अंग्रेज? मार्केट कहते हैं, आसान। अच्छा, तो मार्केट से अपने फार्म हाउस पे लाने का। अब 2000 पहले खड़ी थी, 750 और आ गई, अब सही दंगल होगा। ओके, फॉलोइंग आर द एवरेज फेयर वैल्यूज पर काउ आर अवेलेबल। यकम जनवरी को गायें कितने की थी? 50,000 की। यकम मई को, वही रेपिटेशन हो रही है, यकम मई को 56,000 की। 31 दिसंबर को सारे गांव ने मशवरा किया महंगी हो जाए, हाँ बड़ी ने कहा ठीक है ठीक के रखो, तो महंगी हो गई। कितने की हो गई? 61,000 की। एवरेज फॉर द ईयर इज, ये आपको पता है कि कोई चीज डालता होता है जो बच्चे सोचते हैं क्या करना है उसका, ये वो चीज है, ये वो चीज है। अब आई ने कोई ना कोई ऐसी चीज तो डालनी होती है जो क्लास में ना कराई होती है, वो वाली चीज थी एवरेज फॉर द ईयर। ये अगली दफा वालों को बता दी थी कि ऐसी आए तो इग्नोर करना, यही होता है और क्या होता है। आपकी दफा जो आएगी वो अगले को बता दी जाएगी, तो ये यही चलता है इधर। अच्छा जी, तो हमने उसी डेट की फेयर वैल्यू लेनी होती है, कोई एवरेज अभी तक आज तक हमने ली है, उसी डेट की फेयर वैल्यू। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली स्टैंडर्ड्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बहुत से स्टैंडर्ड्स में आने वाले दिनों में ना चीजें आएंगी जिनको इग्नोर करना है, तो उसमें हम ये देखा करेंगे कि किस तरह क्लास में करते थे, तो डिफरेंट तरीके से फिगर दी होगी तो उसे इग्नोर करेंगे। ऑक्शनियर चार्जेस आर 2% कमीशन ऑन फेयर वैल्यू फ्रॉम। अगर आप सेल करने जाएं तो कमीशन देना पड़ता है 2%। इसका मतलब है खरीदते हुए कमीशन नहीं देना पड़ता। अगर आप सेल करने जाएं तो कितना कमीशन देना पड़ता है? 2%। फ्रॉम सेलर, बेचने वाले से। जो बंदा बेचता है वो कमीशन देता है, जो खरीदता है वो देता है। मुझे बताएं 750 जो काउज हमने खरीदी है उसमें हमने कमीशन दिया होगा? नहीं दिया होगा, क्योंकि वो किससे लिया जाता है कमीशन? सेलर से। फर्दर देयर इज अ गवर्नमेंट लेवी ऑफ 3% एट द टाइम ऑफ परचेज। माशाल्लाह इमरान खान / शहबाज शरीफ खरीदने के तीसरा भी है, वो कौन है? जिगर है इसका, शाह महमूद कसूरी कुरैशी। तो फर्दर देयर इज अ गवर्नमेंट लेवी, हुकूमत ने टैक्स भी लगाया हुआ है, बिलावल ने, आ लेवी ऑफ 3% एट द टाइम ऑफ परचेज। खरीदने वाला भी टैक्स देता है और बेचने वाला भी टैक्स देता है। क्लियर? अब बता दें सवाल के अंदर एक तो हमें क्या गिवन है? गवर्नमेंट लेवी, जिसको गवर्नमेंट टैक्स भी कहते हैं, लेकिन ये इनकम टैक्स नहीं होता, ये कोई ट्रांसफर टैक्स होता है, जानवर टैक्स होता है, जानवराना टैक्स होता है, जो भी समझ लें। गवर्नमेंट लेवी। और क्या सवाल में गिवन है? कमीशन। और क्या गिवन है? ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, वैसे आपसे एक जनरल बात कर रहा हूं, ये सारे खर्चे पॉसिबल है कि परचेज और सेल दोनों टाइम पे हो। मैं इस सवाल की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे एक जनरल बात पूछ रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है कि परचेज और सेल के खर्चे दोनों टाइम हो? जब मैं जानवर खरीदने जाऊं तो खरीदार बन के मैं बाजार में फिर रहा हूं, जरा जहन में लाए ना, एक मंडी मंडी आए, मंडी बकरा कर देते हैं।
यार रिकॉर्डिंग रोक दरा। अच्छा नहीं चल जान दे। बकरा मंडी। अच्छा ये तो वैसे सेलर ही लग रहे हैं, इतना प्यार सेलर को ही होगा। कोई ऐसी नहीं डायग्राम जिसमें सेलर बायर दोनों, ये भी सेलर ही लग रहे हैं, धोती पहन के बाबा जी बैठे हुए हैं। ये कौन लग रहा है? सेलर। अच्छा जी अच्छा जी आपने देखे मैंने नहीं देखा। अच्छा ये जी सेलर है, ये सेलर है और ये बायर है। ये मोटरसाइकिल पे खड़े हैं, ये बायर हैं और ये कौन है? सेलर। आप मुझे बता दें गवर्नमेंट जो टैक्स है इस पे भी लगा सकती है, सेलर पे भी और बायर पे भी टैक्स लगा सकती है। इसी तरह हो सकता है कमीशन एजेंट ये लेके आए फिर उसे कमीशन पे करना पड़े। यानी जैसे ही मार्केट के अंदर ये एंटर होने लगे, एक बंदा कहे सर जी इधर आ जाएं, जानवर चाहिए। आप कहें हाँ आ जाए, आपको अच्छा दिलवा देता हूं। तो कमीशन एजेंट हो सकता है इसको मिल जाए। सेलर के पास भी एजेंट हो सकते हैं, सेलर अपने बंदे बाहर छोड़े हो, कोई भी वजह हो सकती है, तो सेलर भी कमीशन कई दफा पे करते हैं और कई दफा बायर भी कमीशन पे करता है। और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन दोनों तरह हो सकती है। ये जो बंदा है जिस मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ है, ये जब बाय करेगा तो घर तक लेके जाएगा। फर्ज करें आपके जहन में ईद है, ईद तो वैसे ही हमने बाहर निकाल दी है IS-41 से, वो तो अलग से आएगी इंशाल्लाह। तो ये जो बंदा है जानवर घर लेके जा रहा है, फर्ज करें इसका मकसद है फर्ज करें इसका मकसद है इसको बड़ा करके बेचना, जानवर को बड़ा करके बेचना, तो ये तो फॉर सेल जो गधा था उसकी तरह का बनेगा ना। तो दिस इज बायोलॉजिकल एसेट, चुप कर तू, दिस इज बायोलॉजिकल एसेट फॉर द पर्पज ऑफ सेल। ठीक है, आप थोड़ा मुस्कुरा दिया करो थोड़ी देर बाद, दांत निकालो, दांत भी दिखाओ। हाँ ये तो ये बंदा जो है, ये बंदा, इस पे फोकस करें सारे। ये जो बंदा है, ये बंदा जिस वक्त जानवर खरीदेगा तब भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, जो बाइक पे बैठा के ले जाएगा, बाइक पे उठा के नहीं लेके जाएगा, तब भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा। और कल कला को ये बंदा जब जानवर बेचने आएगा तब भी कोई ना कोई खर्चा होगा। तो बता दें आज अगर ये बायर है तो कल को ये तो सेलर भी तो बन सकता है ना। तो ये मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये खर्चे जो है वो मुझे बता दें कितने किस्म के हैं। ये देख रहे हैं मोहब्बत जानवर से, ये गवर्नमेंट लेवी, कमीशन, ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा इन सबको अब आपने क्या करना है? परचेज के टाइम पे जितने भी खर्चे हैं ना, परचेज वाले, पता नहीं क्या बनने लगा, डायग्राम की दही बनने लगी है। परचेज के टाइम के जितने खर्चे हैं ना, इनको आपने डाला करना है आउटफ्लो वाली एंट्री में। इसका ताल्लुक सवाल में फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल निकालने से नहीं है। परचेज के सारे खर्चों को कहां डालेंगे और इस सेल को कहां डालना है? इस सेल को डालना है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल निकालते हुए कॉस्ट टू सेल में। इस सेल को कहां डालना है? कॉस्ट टू सेल में। इस सेल के बारे में आईकैप से एक डिस्कशन चल रही है। आईकैप ने किताब में गलती कर दी थी, आईकैप ने एक्नॉलेज की है, लेकिन आईकैप कहते हैं उस गलती को मैं थोड़े दिनों में सही करके आपको एक फाइनल वर्जन बताऊंगा। इस सेल के बारे में ना थोड़ा सा इख्तलाफ है, इसलिए इस सेल के बारे में अभी मैं आपको कुछ बता नहीं रहा। अल्लाह का शुक्र है हमारे सवाल में ये वाली सेल है भी नहीं, ये वाली ट्रांसपोर्टेशन है भी नहीं। तो बता दें परचेज वाला खर्चा हमेशा आउटफ्लो वाली एंट्री में जाएगा। पहले दिन याद है कैश क्रेडिट आउटफ्लो वाली एंट्री से। और सेल के वक्त अगर मैंने गवर्नमेंट टैक्स पे करना हुआ तो ये कहां जाएगा? कॉस्ट टू सेल में। और सेल के वक्त अगर कमीशन पे करना हुआ कॉस्ट टू सेल। इसका इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा ट्रांसपोर्टेशन का सेल का खर्चा कहां जाएगा। अच्छा अब आप जरा सवाल पढ़ते हैं। अब मैं सवाल खोल नहीं रहा, सवाल के अंदर ये फिगर्स लिखता रहता हूं ताकि आपको ये बात समझ आती रहे। सवाल शुरू करें जी। सवाल में कहां कहां क्या क्या खर्चा दिया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 million वर इनकर्ड टू ट्रांसपोर्ट द काउस टू फार्म। ये 2 million कहां लिखूं जल्दी से बता दें। यहां लिख दूं 2 million। ओ भाई यहां लिख दूं 2 million है, ये वाली परचेज का खर्चा 2 million है, तो ये वाला 2 million इधर लिख दूं और इसको कहां डालना है? आउटफ्लो में। डन। अच्छा जी आगे चले। ऑक्शनियर चार्जेस 2% कमीशन ऑन फेयर वैल्यू फ्रॉम सेलर। जिस दुनिया के अंदर ये जानवर है वहां सिर्फ सेलर से कमीशन लिया जाता है, बायर से कमीशन। तो अगर मैं परचेज करने जाऊं तो मुझे कमीशन देना पड़ेगा। परचेज करने जाऊं, बायर बन के जाऊं, ऑक्शनियर चार्जेस कमीशन फ्रॉम सेलर। अगर मैं परचेज करने जाऊं जानवर तो मुझे कमीशन पे करना पड़ेगा। इसका मतलब है परचेज वाला कमीशन पे सवाल में गिवन नहीं है। कितना लिख लूं, 2 million या 0?
0। लेकिन जब मैं फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल निकाल रहा हूं तो मैं सोचूंगा कि जब मैं सेलर बनूंगा बड़ा होके तो मुझे ये कमीशन पे करना पड़ेगा। ये कितने परसेंट है? 2%। और गवर्नमेंट लेवी मेरे ख्याल से सवाल में गिवन है, वो दोनों के लिए है। अगर जानवर कोई बंदा खरीदने जाता है उसके लिए कितनी है? देयर इज अ गवर्नमेंट लेवी ऑफ 3% एट टाइम ऑफ परचेज एंड 4% एट टाइम ऑफ सेल। अगर मैं परचेज करने जाऊं तो 3% गवर्नमेंट लेवी दूंगा, और अगर मैं सेल करने जाऊं तो यार ये मैं सेल करने चला गया हूं या सोचा करूंगा अगर सेल करने जाऊं? सोचा करेंगे अगर सेल करने चला गया हूं। और भाईजान ये पैसे मेरी जेब से जा चुके हैं, उंगली तक रखने लगा हूं। ये पैसे ये पैसे ये पैसे मेरी जेब से जा चुके हैं। अगर मैं जानवर बेचता हूं तो ये पैसे और ये पैसे मेरी जेब से जा सकते हैं, मेरी जेब से जा सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसकी बेस के ऊपर अब हम पूरा सवाल सॉल्व करने लगे। अच्छा जी, साल के शुरू में 2000 काउस पड़ी हुई हैं। एक डायग्राम याद है, कल सुबह आती दिखाई थी लास्ट क्लास में, 2 काउस और एक काउ ऐसे नहीं खरीदी थी। तो साल के शुरू में 2000 पड़ी हुई हैं, ज्यादा साल के शुरू में 2000 पड़ी हुई हैं। कोई एंट्री करेंगे? कोई एंट्री नहीं करेंगे। 750 खरीदी, चलें जी एंट्री करना शुरू करें। या हम एक ही एंट्री कर दें, हिम्मत करें, किसी ने भी गलत एंट्री नहीं करनी वरना यहीं से जूते वापस आ जाएंगे। अच्छा चलें जल्दी करें जल्दी करें। काउ डेबिट कैश क्रेडिट बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। नहीं, ये बायोलॉजिकल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लगता है पहली वाली क्लास भूली हुई है। जी भाईजान जल्दी जल्दी यार, फर्क करें। यकम मई 2019 बायोलॉजिकल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। कैश में क्या आएगा? आउटफ्लो। और बायोलॉजिकल एसेट किस पे रखेंगे? ट्राई करें। कैमरा जरा इधर ले आओ, पहली एंट्री कर दें सारे। ओके अच्छा जी, जो 750 काउज हैं, पहले आप उसके लिए मुझे बायर बना के रवाना करें। मैं खरीदने जाऊंगा। जब मैं खरीदने जाऊंगा तो सबसे पहले गाय की प्राइस पे करूंगा। सबसे पहले गाय की प्राइस पे करूंगा। कितनी गाय खरीदी हैं? 750। तो कितने की? एक 56,000 की। क्या आ गया? 4200 000 एक और 0 42 मिलियन। ये मेरा आउटफ्लो होगा जो मैं मंडी में पैसे पे करूंगा। ओ भाईजान 42 मिलियन 4 करोड़ दे के 750 काउज लाऊंगा ना। काउ लेवल भी तो देखे मैं ना, 750 इकट्ठी ला रहा हूं। तो 4 करोड़ 20 लाख रुपया दूंगा और 4 करोड़ 20 लाख देके मैं कितनी काउज को ले आऊंगा? क्या जब मैं काउज को ला रहा हूंगा तो 750 काउज के लिए मुझे 20 लाख किराया देना पड़ा? आप परचेज वाले सिर्फ देखें, कमीशन देना पड़ा? नहीं देना पड़ा, सवाल में गिवन नहीं है। क्या मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ा? इन परचेज वाले तीनों को उठा के मैं कहां डाल दूं? आउटफ्लो में। जी प्लस यहां से शुरू कर लें। 3% क्या पे करना पड़ा? 3% ऑफ 42 मिलियन, वट एवर इट मे बी, प्लस 0 रुपीज कमीशन पे करना पड़ा, प्लस 2 मिलियन। डन। अब बता दें कैश कितना मेरी जेब से गया? 45 जी। कितने लोगों की ये फिगर सही थी? एक्सेलेंट। क्या आपने क्या एरर की थी? कर लिया था, गुड। अच्छा अब वर्किंग की जरूरत नहीं है, वर्किंग करनी है वर्किंग कर लें, जो मर्जी कर लें। आपको शॉर्टकट भी वैसे मैंने बताया हुआ है, पता नहीं भूला ना वो शॉर्टकट, मुझे नहीं पता सोल्यूशन के अंदर जो है वो किस तरह हुआ है। परचेज को मैंने किस पे मेजर करना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। यहां मुझे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल चाहिए, उसके लिए मैं वर्किंग 1 में जा रहा हूं।
जी कितनी काउस खरीदी हैं, कितने वाली, क्या जवाब आ गया, वही। लेकिन भाईजान अब मैं उन खर्चों की तरफ नहीं देखूंगा जो मेरे हो गए हैं, वो तो मैंने कैश क्रेडिट करने में डालने थे। अब मैं उन खर्चों की तरफ नजर मारूंगा जो मेरे हो। अजीब मेथोडोलॉजी ने स्टैंडर्ड की, कैश कितना जा रहा है जो गया बस, और डेबिट क्या करने, आज की फेयर वैल्यू माइनस वो खर्चे जो हो सकते हैं। हमारे सवाल में 4% ये गिवन है, 2% ये गिवन है, ये शुक्र है गिवन ही नहीं है, क्योंकि इस पे भी मैंने डिस्कशन भी नहीं करनी थी, ये गिवन ही नहीं है, 0 रुपीज। तो यार सीधा सीधा 4 जमा 2% कितना, 6%, 6%। तो इसको भी 94 से मल्टीप्लाई करते तो काम चल जाना था, बल्कि पेपर में इधर ही 42 मिलियन इंटू 94% कर देते तो भी पेपर में पूरे नंबर आ जाने थे। लेकिन अगर आपने टाइम ज़ाया करना है तो 4% गवर्नमेंट लेवी, 2% कमीशन, 8 के बाद 4 भी है, नहीं ये इतना कम नहीं होगा, 840,000 ठीक है, 4839480000। तो ये पहला सवाल हमने क्लास में किया था शीप वाला, उसकी भी पहली जनरल एंट्री टैली नहीं की थी। रीजन क्या होती है कि फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल पे रख रहे होते हैं, नीचे कैश और होते हैं, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। 57। अच्छा ये जो हमारा अगला टॉपिक होगा ना लीज, कल से या परसों से शुरू होगा, इसका IAS 38 और IAS 41 से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो जिनका कोई रह गया है अभी तक, वो YouTube पे तो IAS 38 के लेक्चर भी अवेलेबल है, IAS 41 के किसी ऐसे दोस्त से अटेंड कर लें जो ऑनलाइन क्लासें ले रहा हो, तो करके इसको जो है साथ साथ इसको ख़त्म करें ताकि ये लोड आपके ऊपर ना रहे। लेकिन अगर थोड़ी सी भी सुस्ती होगी है ना, तो इस सुस्ती को अगले महीने में यानी ईद तक कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि अब जो कल या परसों से टॉपिक शुरू होना है उसके पिछले टॉपिक से ताल्लुक नहीं होगा, इसलिए वो फ्रेश माइंड के साथ करने हैं जिनकी कोई डेफिशिएंसी अभी तक। अच्छा जी, ये कमी 2019 को हो गया। आप बता दें अगली एंट्री किस दिन होगी? 31 दिसंबर 19 को। हमारे पास 2000 कौ साल की शुरू वाली पड़ी होंगी और 750 नई वाली होंगी, तो उन सबको इकट्ठा करके हमने किस पे लेके जाना है? फेयर वैल्यू पे। क्लियर? अब मैं वर्किंग टू लिखने लगा, लेकिन इसकी हेडिंग बताएं क्या दूंगा? ईयर एंड